आज हम बात करेंगे प्रकाशिकी यंत्रों की विभेदन क्षमता के बारे में। हाँ, देखना, सबसे पहले समझो इस विभेदन का अर्थ क्या होता है। यदि आप उसे समझ जाओगे ना, फिर ऐसे समझ सकते हो प्रकाशिकी यंत्रों की विभेदन क्षमता। देखो, विभेदन का मतलब होता है विभेद करना। क्या करना? विभेद करना। हाँ, और विभेद करना का मतलब क्या होता है? भेद करना, है ना। विभेद करना यानी उन्हें अलग अलग करना, अलग अलग देख पाना। हाँ, तो अलग अलग देख पाने की क्षमता क्या कहलाती है? आपकी विभेदन क्षमता कहलाती है। जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है? आपकी एक वस्तु है। हाँ, ये क्या है? आपकी दूसरी वस्तु है। यदि इन दोनों वस्तुओं को, जो कि बहुत ही पास रखी हुई है, मानते इतने पास रखी हुई है, ये इतने पास रखी हुई है, यदि इन्हें आप अलग अलग देख पाते हो, जो दो वस्तुएं हैं जो समीप रखी है, उन्हें यदि आप अलग अलग देख पाते हो, इसका मतलब क्या है कि आप विभेद कर पा रहे हो इन दोनों वस्तुओं को। क्या कर पा रहे हो? विभेद कर पा रहे हो। तो विभेदन क्षमता का अर्थ यही है। मान लेते आप एक व्यक्ति हो, आप दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो है, जो पास रखी दो वस्तुएं है, उन्हें विभेद कर पा रहा है, मतलब अलग अलग देख पा रहा है। जो दो वस्तुएं वास्तव में अलग अलग है, उन्हें अलग अलग ही देख पा रहा है। और एक व्यक्ति है जो कि इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख पा रहा है, वो ऐसा देख रहा है कि ये दोनों वस्तु एक ही है, ये दोनों वस्तु एक ही है। तो उसकी विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी? कम होगी। और आपकी विभेदन क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। हाँ, तो विभेद यदि आप अच्छे से कर पाते हो तो आपकी विभेदन क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। बात है समझ में? यदि दो वस्तु इस प्रकार से, जो कि एक दूसरे के अत्यंत निकट रखी हुई है, और आप उन्हें स्पष्ट रूप से अलग अलग देख पाते हो, मतलब आप उसे अच्छे से विभेद कर पा रहे हो। और अच्छे से विभेद करने की जो क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? हम विभेदन क्षमता कहते हैं। वह दो अत्यंत निकट स्थित वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता क्या कहलाती है? आपकी विभेदन क्षमता कहलाती है। हाँ, और जो दो वस्तुएं एक दूसरे से जितनी दूरी पर स्थित है, जिस पर आप उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अलग अलग देख पा रहे हो, हाँ, वो क्या कहलाती है? आपकी विभेदन सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? विभेदन सीमा कहलाती है। मतलब मैं ऐसा मान लेता हूं, देखो ये आपकी दो वस्तुएं हैं। हाँ, ये आपकी दो वस्तुएं हैं और ये आपकी दो वस्तुएं हैं। हाँ, यदि मैं विभेद करने की बात करूं तो आप इसे आसानी से विभेद कर लोगे, कोई भी बंदा कर लेगा आसानी से विभेद, क्योंकि दूर स्थित वस्तु है। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं तो एक दूसरे के क्या है? अत्यंत निकट है। हाँ, तो यदि यहाँ पर हम विभेद करने की बात करें, अलग अलग स्पष्ट रूप से देखने की बात करें, तो किसी की विभेदन क्षमता अच्छी होती है और किसी की विभेदन क्षमता कैसी होती है? अच्छी नहीं होती। मतलब आँख की भी क्या होती है? एक विभेदन क्षमता होती है। जो हमारी आँख होती है उसकी भी विभेदन क्षमता होती है। हाँ, और जो आपकी विभेदन सीमा होती है वो भी एक सीमा है एक प्रकार से। जैसे कि हम मान लेते हैं आपकी जो आँख है, यदि आपकी कोई वस्तु 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यदि कोई वस्तु 1 सेंटीमीटर की दूरी तक स्थित है, तो आपकी जो आँख है वो दो जो अलग अलग वस्तु है उन्हें वो अलग अलग देख सकती है। हाँ, लेकिन जैसी डिस्टेंस आपकी 1 सेंटीमीटर से कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर। अब आपकी जो आँख है इन्हें वो अलग अलग नहीं देख पा रही है, उन्हें वो अलग अलग नहीं देख पा रही है। तो जो आपकी 1 सेंटीमीटर है ना, वो क्या कहलाएगी? आपकी विभेदन सीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विभेदन सीमा कहलाएगी, है ना। तो विभेदन सीमा दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी है, वह दूरी है जिस पर आप उन दोनों वस्तुओं को अलग अलग देख सकते हो। हाँ, विभेदन सीमा, हाँ, ये यदि 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाए 2 सेंटीमीटर तो भी आप देख लोगे, 2 से बड़ी हो जाए कितना हो जाए? 3 हो जाए, देख लोगे, क्योंकि आपकी विभेदन सीमा 1 सेंटीमीटर है। मतलब 1 सेंटीमीटर से ऊपर जितनी भी आएगी वो सभी देख लोगे आप। लेकिन यदि 1 सेंटीमीटर से कम हो गए, जैसे 0.5 सेंटीमीटर, तो आपकी विभेदन सीमा कितनी थी? 1 सेंटीमीटर थी। हम ऐसा मान रहे हैं विभेदन सीमा 1 सेंटीमीटर थी, मतलब 1 सेंटीमीटर के नीचे जितनी भी आएगी फिर आप विभेद नहीं कर पाओगे। बात आई समझ में? क्या होती विभेदन सीमा? विभेदन क्षमता का मतलब होता है दो जो अत्यंत निकट स्थित वस्तुएं हैं उन्हें अलग अलग स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता क्या कहलाती? विभेदन क्षमता। विभेद करने की क्षमता, अलग अलग करने की, देखने की क्षमता। हाँ, और विभेदन सीमा कहता है, विभेदन सीमा क्या है? आप जिन दो वस्तुओं को विभेद कर रहे हो, आप जिन दो
वस्तुओं को विभेद कर रहे हो उनके बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? आपकी विभेदन सीमा कहलाती है। हाँ, अब मान लेते हैं आपकी एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये कितने की दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप इन्हें विभेद कर पा रहे हो तो आपकी विभेदन सीमा कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। अब आपकी एक वस्तु दूसरी वस्तु इनके बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर, लेकिन आप इसे विभेद नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप इसे अलग अलग नहीं देख पा रहे हो इन दोनों वस्तुओं को, तो ये आपकी विभेदन सीमा नहीं होगी। आपकी विभेदन सीमा वही सीमा, दो वस्तुओं के बीच की वही दूरी होती है जिसे आप विभेद कर सकते हो। बातें समझ में? विभेदन सीमा क्या है, विभेदन क्षमता क्या है। हाँ, याद रखना जो आपकी आंख की जो विभेदन सीमा होती है वो कितनी होती है? आपकी 1 मिनट होती है। कितनी होती है? आपकी 1 मिनट होती है। हाँ, अब 1 मिनट कैसे? देखो, जो आपकी विभेदन सीमा होती ना, वो आपकी आंख की विभेदन सीमा, मैं आंख की विभेदन सीमा की बात कर रहा हूं, वो किस पर निर्भर करती है? दर्शन कोण पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? दर्शन कोण पर निर्भर करती है। हाँ, तो दर्शन कोण एक प्रकार से बनने वाला कोण होता है आपकी आंखों पर। हाँ, तो यदि आपकी आंखों पर जो बनने वाला कोण हो वो कितना हो? 1 मिनट हो। कितना हो? 1 मिनट हो। इसे पढ़ा जाता है 1 और इसका अर्थ क्या होता है? मिनट होता है। यदि आपके बनने वाला कोण कितना हो? 1 मिनट हो। हाँ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। हाँ, तो यदि बनने वाला कितना हो? 1 मिनट हो, तो आप जो दो वस्तुएं हैं, इस प्रकार से दो जो अलग अलग वस्तुएं आप इस प्रकार रूप से देख सकते हो, लेकिन इससे जैसे कम हुआ, इससे जैसे कम हुआ, मतलब जो बनने वाला कोण है इससे जैसे कम हुआ, तो आप नहीं देख सकते। तो आप उन दो वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकते हो। तो ये होती है आपकी आंख की विभेदन सीमा। याद रखना एग्जाम में आती है कि आंख की विभेदन सीमा खालिस्तान होती है, तो आंसर क्या होगा? 1 मिनट होगा। और जो आंख की विभेदन सीमा है वो कितने पे निर्भर करती है? दर्शन कोण पे। मतलब जो बनने वाला कोण होगा आपकी आंखों पर, जो दो वस्तुओं द्वारा बनेगी। देखो कैसे बनता है, ये मान लेते हैं आपकी आंख है ये आपकी आंख, तो ये वाली वस्तु है इस प्रकार से बनाएगी और इस प्रकार से बनाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है वही होता है आपका दर्शन कोण। तो दर्शन कोण कितना होना चाहिए? 1 मिनट का होना चाहिए, तभी आपको दो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से अलग अलग दिख पाएगी। बात आई समझ में? अब ये तो हमने किसकी बात कर ली? आंख की बात कर ली। किसकी बात कर ली? आंख की बात कर ली। अब हमें किसकी बात करना है? प्रकाशिक यंत्रों की। हाँ, देखो यहाँ पर अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि जो हमने प्रकाशिक यंत्र थे वो कहाँ पढ़े थे? किरण प्रकाशिकी में पढ़े थे, लेकिन इनकी जो विभेदन क्षमता का टॉपिक है वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं? हम तरंग प्रकाशिकी में पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए कि हम मान लेते हैं ये क्या है? कोई आपका प्रकाशिक यंत्र है। अब ये चाहे सूक्ष्मदर्शी हो सकता है, दूरदर्शी हो सकता है, कोई भी प्रकार से हो सकता है। हम मान लेते हैं ये क्या है? आपका एक प्रकाशिक यंत्र है। अब इस प्रकाशिक यंत्र द्वारा हमें इस बिंदु वस्तु को देखना है। हाँ, बिंदु आकार की वस्तु को देखना है। तो जब हम प्रकाशिक यंत्र द्वारा इस बिंदु वस्तु को देखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब मिलना चाहिए हमें, वो भी कैसा मिलना चाहिए? बिंदु आकार का मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए? बिंदु आकार का ही मिलना चाहिए। लेकिन विवर्तन के कारण ऐसा नहीं होता। किसके कारण? विवर्तन के कारण। देखो, जो हम प्रकाशिक यंत्र थे उसमें हमने क्या माने थे कि जो आपका जो प्रकाश वो किससे मिलकर बना हुआ है? कणों से मिलकर बना हुआ है। कणों से मिलकर बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि सोचे तो आपकी बिंदु वस्तु है तो उसका भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु ही बनेगा। लेकिन आपका जो प्रकाश वो कण से मिलकर बना है, वो तरंग से मिलकर बना है, और तरंग एक और प्रॉपर्टी शो करता है, वो होता है आपका विवर्तन। क्या होता है? विवर्तन। तो विवर्तन की घटना के कारण क्या होता है? ये वाला जो वस्तु है जो कि आपकी बिंदु वस्तु थी वो बिंदु रूप में ना दिखते हुए कैसे दिखती है? क्योंकि बिंदु वस्तु वो एकदम ऐसे बड़े गोले के रूप में दिखती है। ये अब मान लेते हैं और एक आपकी क्या है? वस्तु है, बिंदु वस्तु उसी के पास में रखी हुई है। हाँ, जिनके बीच की दूरी कितनी है? d है। जिनके बीच की दूरी क्या है? d है। हाँ, डी हम मान रहे, डी ना मानते हुए हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। हाँ, अब इसका भी जो प्रतिबिंब मिलना चाहिए वो कैसे मिलना चाहिए? बिंदु वस्तु के समान मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी बिंदु वस्तु रखी हुई है। लेकिन विवर्तन की घटना के कारण ये भी हमें कैसी मिलती है? बड़ी मिलती है। इसका भी प्रतिबिंब कैसा मिलता है? होना चाहिए ऐसा, लेकिन होता है ऐसा। किसके कारण? विवर्तन की घटना के कारण।
किसी कारण विवर्तन की घटना के कारण। अब देखो यदि होना चाहिए ऐसा लेकिन होता है ऐसा, तो बताओ ये जो दो वस्तु है जिनको आप प्रकाशिकी यंत्र के द्वारा देख रहे हो, क्या आप बता पाओगे कि ये दोनों अलग अलग है? नहीं बता पाओगे। आप तो बोलोगे कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये आपका क्या है, एक ही है। क्या है आपका, एक ही है। तो यही कारण है कि यदि हम किसके, जब हम प्रकाश को किरण मानते हैं उसके हिसाब से यदि बताना चाहे तो यहाँ पर कोई दोष नहीं है इसमें प्रकाशिकी यंत्र में। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, प्रकाश को तरंग की भांति मानने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, विवर्तन घटने के कारण हमें जो दो अलग अलग वस्तुएं वो भी एक सी दिखाई देती है। हाँ, तो यहाँ पर हमें फिर किसकी आवश्यकता हुई, विभेदन क्षमता की आवश्यकता हुई कि विभेदन क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, दो वस्तुओं को यदि हमें विभेद करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता हुई। और यही कारण है कि हम तरंग प्रकाशिकी में इसको पढ़ रहे हैं। बातें समझ में? यहाँ पर ये था, दो बिंदु वस्तु है, इनका प्रतिबिंब भी दो बिंदु वस्तु के समान मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है और विवर्तन घटने के कारण ये दोनों वस्तु हमें एक से दिखाई देती है। हाँ, तो हाँ, इसका मतलब ये है कि हम प्रकाशिकी यंत्र द्वारा इन्हें विभेद नहीं कर सकते अच्छे से। तो विभेद हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, हम किन किन बातों का ध्यान रखें कि जो आपकी दो वस्तुएं अलग अलग है वो हमें अलग अलग ही दिखाई दे। इसलिए हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है, प्रकाशिकी यंत्रों की विभेदन क्षमता किस प्रकार से बढ़ा सकते, किस प्रकार से कम कर सकते। बात है समझ में? अब देखना, प्रकाशिकी यंत्र भी कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के। पहला क्या होता है आपका, सूक्ष्मदर्शी। हाँ, सबसे पहले हमने सूक्ष्मदर्शी पढ़े थे और फिर क्या पढ़े थे, हमने दूरदर्शी पढ़े थे। तो सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता वो पढ़ेंगे। हाँ देखो, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, देखो सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं, दो, सरल संयुक्त। हाँ, दोनों में एक चीज कॉमन रहती है कि दोनों में उत्तल लेंस होता है और साथ ही साथ एक अभिदृश्यक लेंस होता है। तो हम केवल किसे काम में लाएंगे, अभिदृश्यक लेंस को काम में लाएंगे। जबकि अभिदृश्यक लेंस है वो किसके पास होता है, वस्तु के पास होता है, उसे हमें काम में लाना है। देखो हम मान लेते हैं इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या है आपकी, ये है। इस लेंस की जो फोकस दूरी है, मतलब फोकस दूरी है वो इतनी है और जो फोकस है वो ये है। हाँ, अब देखो हम और एक चीज एज्यूम करते हैं कि जो आपकी वस्तु है वो फोकस के क्या है, अत्यंत निकट रखिए। क्या रखिए, बहुत ही निकट रखिए। मतलब कि बहुत ही निकट, लेकिन इतने निकट रखी है कि हम बता नहीं सकते, मतलब बहुत ही पास रखी है। हाँ, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ, इतना सा दूर। हाँ, ये वस्तु इस फोकस के बहुत पास है दोनों वस्तुएं। हाँ, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं कितनी मान लेता हूँ, आपकी डी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ। हाँ, और इस प्रकार से मैं क्या कर देता हूँ, इस फोकस को इसके इस प्रकार से मिला देता हूँ। मिला दिया आपकी। हाँ, मतलब कि ये जो दो वस्तुएं हैं वो लगभग कहाँ पर स्थित है, फोकस पर स्थित है। मतलब ये जो आपका है ना, वो हमने वस्तु से इस लेंस को मिलाया है, वस्तु से अभिदृश्य लेंस को मिलाया है, बहुत पास है लेकिन अच्छे समझ में इसलिए मैंने दूर बनाया है। हाँ, जबकि वास्तव में फोकस से मैंने इस अभिदृश्य लेंस को नहीं मिलाया, मैंने मिलाया इस वस्तु से फोकस को मिलाया है। हाँ, तो देखो ये किस आकार का बन रहा है, आपका शंकु कोण का बन रहा है। ये आपका देखो शंकु बन रहा है आपका। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका शंकु कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शंकु कोण कहलाएगा। हाँ, ये जो आपका थीटा है वो क्या कहलाएगा, शंकु कोण कहलाएगा। और ये जो डी है ना वो क्या है, आपकी विभेदन सीमा है। क्या है, आपकी विभेदन सीमा है। बातों को अच्छे से बस देखते जाओ। ये क्या है, आपका अभिदृश्यक लेंस है जिसका यह क्या है, फोकस है। अब इस फोकस से बहुत ही निकट पर आपकी दो वस्तु रखी हुई है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी, डी है। डी फॉर विभेदन सीमा। हाँ, जिस दूरी पर स्थित दो वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हाँ, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, आपका शंकु कोण थीटा, और ये वाला भी एंगल कितना है, शंकु कोण थीटा है। तो ये क्या है, ये होता है आपका सूक्ष्मदर्शी में। तो याद रखना, सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है, किसकी, सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है, हाँ, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। ये होता है यदि आप सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की बात करते हो। किसकी बात करते हो, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप
या आपका कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, हम केवल माइक्रोस्कोप लिख देते हैं। हाँ, तो जो आपकी विभेदन क्षमता होती है सूक्ष्मदर्शी की, वो कितनी होती है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। अब कौन क्या है वो समझो। देखो ये जो आपका म्यू साइन थीटा है वो क्या कहलाता है, आपका आंकिक द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, आंकिक द्वारक कहलाता है। ये जो लैम्डा है वो क्या है, ये जो आपकी प्रकाश किरणें आ रही है इस लेंस पर, जो इन दोनों वस्तुओं से जो प्रकाश किरणें आ रही है, हाँ, उसकी क्या है, तरंग दैर्ध्य है। क्या है, तरंग दैर्ध्य है। मतलब जो आपतित प्रकाश किरण है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, आपकी लैम्डा है। हाँ, यहाँ पर समझना है जो थीटा है वो क्या है, आपका शंकु कोण है। थीटा क्या है आपका, देखो ये जो आपका थीटा है वो क्या है, शंकु कोण है। बात है समझ में। और ये जो आपका शंकु कोण है वो किस किस के बीच में बन रहा है, वो बन रहा है वस्तु और लेंस के बीच में। हाँ, तो थीटा यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वस्तु और लेंस द्वारा बनाया गया कोण। उसके बाद आता है आपका ये म्यू। क्या होता है, म्यू होता है आपका अपवर्तनांक। क्या होता है आपका अपवर्तनांक, जिसे आप एन से भी प्रदर्शित करते हो, है ना। म्यू होता है आपका अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक किसका अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक है जो आपकी वस्तु है और जो इस लेंस के बीच में कोई ना कोई माध्यम होगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, आपका म्यू है। क्या है, म्यू है। तो यदि हम बात करें आपकी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की, तो वो क्या है आपकी 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। मतलब यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जो आपकी विभेदन क्षमता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, लैम्डा। मतलब इस लैम्डा का मान जितना क्या होगा, अधिक होगा, विभेदन क्षमता का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। मतलब जो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो जितनी अधिक होगी आपकी विभेदन क्षमता उतनी ही कम होगी। मान लेते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका लाल रंग का प्रकाश आ रहा है। किस रंग का प्रकाश आ रहा है, लाल रंग का। तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी हाई होती है। अब यदि तरंग दैर्ध्य हाई होगी तो विभेदन क्षमता क्या होगी, लो होगी। और यदि विभेदन क्षमता कम है, मतलब जो आपकी वस्तुएं स्थित है डी डिस्टेंस पे, उन्हें आप अलग अलग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाओगे। वहीं यदि बैंगनी रंग का प्रकाश आता है, नीले रंग का प्रकाश आता है, तो आप आसानी से, क्योंकि उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, कम। तरंग दैर्ध्य कम है तो विभेदन क्षमता अधिक हो जाएगी, और यदि विभेदन क्षमता अधिक हो जाएगी आपकी, तो आप आसानी से उन दो वस्तुओं को विभेद कर सकते हो, मतलब अलग अलग देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या समझ में आ रही है कि जो आपकी विभेदन क्षमता होती है वो किसके समानुपाती होती है, आपकी इस म्यू के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, म्यू। मतलब जो अपवर्तनांक होगा वो जितना ज्यादा होगा आपकी विभेदन क्षमता भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अपवर्तनांक कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो यदि मैं बात करूं वायु के अपवर्तनांक, मान लेते हैं आपकी जो वस्तु है और जो लेंस के बीच में कौन सा माध्यम भरा है, आपका वायु माध्यम भरा है, तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। हाँ, लेकिन हम वायु के जगह पे क्या भर दे, जल भर दे, कांच भर दे, इनके अपवर्तनांक का मान वायु की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। और यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ जाएगा तब की विभेदन क्षमता का मान भी क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ, तो आप माध्यम बदल के जल रख दो, कांच रख दो, भी क्या कर सकते हो, विभेदन क्षमता को बढ़ा सकते हो। और एक चीज के समानुपाती होता है, वो होता है विभेदन क्षमता किसके समानुपाती होता है, आपका साइन थीटा के। किसके समानुपाती होता है, साइन थीटा। मतलब जो शंकु कोण है इसका यदि आप साइन लेते हो तो इसका मान जितना अधिक होगा विभेदन क्षमता का भी मान उतना ही क्या आएगा, अधिक आएगा। बात है समझ में। यहाँ से जो आपका ये सूक्ष्मदर्शी है, सरल भी हो सकता है, सीमित भी हो सकता है, दोनों में क्या है होता है अभिदृश्यक लेंस, जो कि किसके पास रखा होता है, वस्तु के पास रखा होता है। हाँ, ये जो आपकी दो वस्तु है जो कि डी डिस्टेंस पे स्थित है, ये क्या आपकी विभेदन सीमा है। हाँ, उसके द्वारा जो इसके साथ जो बनाया गया कोण है वो कितना है, थीटा है। ये दोनों वस्तु इसके बहुत अत्यंत निकट स्थित है, तो ये फोकस से ना बनता हुआ एंगल किसके साथ बनता हुआ एंगल है, आपकी वस्तु के साथ बना हुआ एंगल है। ये कोण आपका थीटा है, ये कोण आपका थीटा है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, शंकु कोण कहलाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपका शंकु का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम शंकु कोण कहते हैं। देखो दूरदर्शी में भी क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्थिव दूरदर्शी और एक होता है खगोलीय दूरदर्शी। दोनों ही में एक बात कॉमन होती है कि कौन सा लेंस होता है, आपका अभिदृश्यक लेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, LO ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो दो वस्तुएं हैं
वो बहुत दूरी पर स्थित होती है। दूरदर्शी का उपयोग इसलिए तो करते हैं ताकि जो आपकी दूर स्थित वस्तु है उन्हें हम स्पष्ट रूप से देख पाए। तो जो आपकी दूर स्थित वस्तु है, मान लेते हैं वो दो वस्तुएं यहाँ पर स्थित है, बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आपकी डी है। मतलब डी डिस्टेंस क्या होती है आपकी विभेदन सीमा। मतलब कि यदि इस डिस्टेंस पे आपकी वस्तु स्थित है, मतलब कि हम इन दो वस्तुओं को इसके द्वारा स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। यदि ये डिस्टेंस डी नहीं होती, यदि ये डिस्टेंस डी नहीं होती, इसका मतलब कि आप इसके द्वारा इसको नहीं देख पा रहे हो, लेकिन इसके बीच की डिस्टेंस है, मतलब कि विभेदन सीमा का मान डी है। विभेदन सीमा का मान डी है, और विभेदन सीमा क्या होती है, जिस दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट रूप से देख पाते हो। यदि विभेदन सीमा डी दिया है, इसका मतलब यह है कि आप इसके द्वारा इस वस्तु को देख पा रहे हो अच्छी से। हाँ, अब देखना, ये जो प्रकाश किरण है वो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगी, आपतित होगी। ये इस प्रकार से आपकी आपतित होगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। और ये जो थीटा का मान होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। बात है समझ में। ये जो आपकी दूरदर्शी है, हाँ, जो दूर स्थित वस्तु है, मतलब कि जो कि विभेदन सीमा पर स्थित है, तो यदि आप मिलाते हो दोनों वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणों को, इस प्रकार से मिलाते हो, ये आपकी आपतित प्रकाश किरणें हैं। तो वो जब यहाँ पर मिलेगी, उनके बीच का जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। तो ये जो दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है, टेलीस्कोप है ना, दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है वो कुछ कारकों पर निर्भर करती है। और वो कौन कौन से कारक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का d अपॉन 1.22 लैम्डा कितना होता है, कैपिटल D अपॉन 1.22 लैम्डा। हाँ, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, D का मतलब क्या है। D का मतलब है ये जो आपका अभिदृश्यक लेंस है उसका व्यास कितना है, वो चौड़ा कितना है। हाँ, जो आपका अभिदृश्यक लेंस है उसका व्यास कितना है। जैसे ये आपका है, ये क्या होता है आपका व्यास, इसका हम आधा कर दे तो ये क्या बन जाती है, आपकी त्रिज्या बन जाती है। हाँ, तो आपका अभिदृश्यक लेंस जितना अधिक चौड़ा होगा आपकी विभेदन क्षमता भी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। हाँ, और लैम्डा क्या है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। हाँ, मतलब जो आपका प्रकाश आ रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी विभेदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। हाँ, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता में आपको यही लिखना रहता है कि इसकी विभेदन क्षमता का फॉर्मूला क्या है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना रहता है कि किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो। यदि हम डी का मान को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब अभिदृश्य लेंस का व्यास यदि बढ़ा देंगे तो विभेदन क्षमता भी बढ़ जाएगी। और लैम्डा के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब लैम्डा का मान जितना कम होगा विभेदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा। मतलब बैंगनी या नीले रंग का प्रकाश आ रहा है तो आपको वस्तुएं अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखेगी, लेकिन यदि लाल रंग का प्रकाश आ रहा है तो वस्तुएं आपको अलग अलग स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगी। बात है समझ में। क्या होती है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता।